हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं कुमार सुमन आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ इनॉक्स एकेडमी के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। तो आज क्लास 6 का जो चैप्टर नंबर 9 चल रहा है उसका आज ये तीसरा लेक्चर होने वाला है मेरे भाई। और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं अनुकूलन के बारे में, जो कि मैंने आपको बता दिया था पिछले ही क्लास में कि अगले लेक्चर में हम लोग अनुकूलन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उसका इंट्रो मैं नहीं दे पाया क्योंकि उसमें वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा था। लेकिन आज हम लोग अनुकूलन की बात करेंगे और इस चैप्टर को कहीं ना कहीं खत्म करेंगे। कोशिश करूंगा मैं कि आज ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाए। और एक और बात कि अनुकूलन से जैसे कि जल में पाई जाने वाली जो मछलियां हैं और व्हेल और डॉल्फिन के बारे में जो अनुकूलन संबंधित विशेषताएं वो कौन कौन सी हैं, तो ये तुम्हें खुद से पढ़ना है, खुद से समझना है। क्योंकि ये अगर मैं इसको करा दूंगा तो इसमें कुछ खास है भी नहीं, और अगर मैं इसे कराने लग जाऊंगा तो कहीं ना कहीं ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा, जो कि वीडियो को ज़्यादा लंबा कर देगा मेरे भाई। तो यहाँ पे वीडियो को लंबा नहीं करना है। जो चीज़ जरूरी नहीं है वो तुम्हें खुद से पढ़ना है। वो PDF में मैं उसका फाइल क्या करूँगा, अटैच कर दूंगा, तो आप अपने से वहाँ से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं अनुकूलन के बारे में। तो अनुकूलन के बारे में जब हम लोग बात कर रहे हैं तो अनुकूलन क्या है। मैंने आपको सबसे पहले परिवेश के बारे में बताया कि जिस भी माहौल में रहकर कोई भी व्यक्ति या कोई भी जंतु जंतु अपने आप को क्या करता है कि इधर 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 थोड़ा सा हट। तो जिस भी माहौल में रहकर क्या करता है कि जिस भी माहौल में रहकर वो अपना जीवन को गुजारता है उसे परिवेश कहते हैं। और वो जिस जगह पे रहता है जो उसका एक क्या है, जो एरिया है वो उसे क्या कहते हैं, वासस्थान। जैसे कि हम लोग घर में रहते हैं तो हमारा आवास हमारे लिए हमारा घर है। आज हम लोग बात करेंगे अनुकूलन के बारे में। अनुकूलन क्या है, यानी कि प्रत्येक प्रजाति क्या करता है कि पौधा हो या फिर जंतु, तो उसका जो शरीर का बनावट होता है या फिर उसका जो स्वभाव होता है वो उसके अनुकूलन के अनुसार, यानी कि उसके परिवेश के अनुसार होता है। उसके परिवेश के अनुसार होता है। तो उसमें कुछ ऐसे विशिष्ट गुण पाए जाते हैं जो कि वो अपने परिवेश को क्या कर सके भाई, झेल सके। वो यानी कि वो अपने परिवेश में आराम से रह सके। ऐसे मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल क्या किए थे, पिछले एग्जाम्पल में दिए थे। तो बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको इस रिलेटेड दे चुका हूँ, और उसका जो कार्य होगा वो अपने परिवेश के ही अनुसार होगा। तो यानी कि यही विशेषता उसके शरीर की जो बनावट है या फिर उसके स्वभाव में जो विशिष्ट गुण है जो उन्हें अपनी अनुकूलित जगह में या फिर अपने परिवेश में रहने में मदद करता है, उसे ही क्या कहते हैं भाई, उसे ही अनुकूलन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे ही अनुकूलन कहते हैं। तो उसे ही अनुकूलन कहते हैं। यानी कि कोई भी जीव है, उसके जो संरचना होती है शरीर की या फिर उसके कार्य करने की जो क्षमता होती है, तो ये शरीर की संरचना और कार्य की जो क्षमता होती है, इसी विशेष गुण जो उसे अपने वासस्थानों में रहने में मदद करती है, उसे क्या कहते हैं, उसे अनुकूलन कहते हैं। यानी कि वह विशेष गुण जो उसके शरीर के बनावट में है और अपने कार्य को करने में मदद करता है, उस विशेष गुण को क्या कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं। और अनुकूलन जो है शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाएं, यानी कि जो भी विभिन्न क्रियाएं होती है हमारे शरीर में वो अनुकूलन के अनुसार होती है। यानी कि वो वासस्थान के अनुकूलित होती है, यानी कि जिस वासस्थान में हम लोग रहते हैं उस वासस्थान के अनुकूलित होती है। जैसा कि मैंने एक एग्जांपल लेके बताया था इस चीज़ को कि कोई ठंडे प्रदेश में रहने वाला आदमी अगर अचानक उसे गर्म प्रदेश में ट्रांसफ़र कर दिया जाए तो उसे क्या होगा कि जो पहले से गर्म प्रदेश में है उसके मुकाबले उसे बहुत ज़्यादा गर्म लगेगा। या फिर जो हमेशा गर्म में रहता है उसे फिर ठंडे जगह में रख दिया जाए तो उसे बहुत ही अधिक ठंड लगेगा। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि उसका जो शरीर है वो क्या हो चुका है कि उस अनुसार से अपने आप को ढाल चुका है, उसकी आदत बन गई है। उसके शरीर की जो बनावट है वो उस अनुसार बन चुकी है कि भाई इसको ऐसे इस जगह पे रहना है, तो इसके शरीर में ऐसे ऐसे चेंजेस हो चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इस पॉइंट को लिखेंगे कि अनुकूलन कहते किसे हैं, अनुकूलन क्या होता है और अनुकूलन कहते किसे हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे कि जीवों की संरचना, यानी कि जीवों की संरचना व कार्य की, यानी कि कार्य की
ऐसी ऐसी विशेषताएं, यानी कि जीवों की संरचना और कार्य की ऐसी विशेषताएं जो उन्हें अपने जो उन्हें अपने वास स्थानों में सामान्य रूप से रहने में सहायक होते हैं। यानी कि जीवों की संरचना व कार्य की ऐसी विशेषताएं जो उन्हें अपने वासस्थानों में सामान्य रूप से रहने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं उसे अनुकूलन कहते हैं, या फिर सामान्य रूप से रहने की क्षमता प्रदान करते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे अनुकूलन कहते हैं, उसे अनुकूलन इंग्लिश में इसी को भैया एडेप्टेशन बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, ADAPTATION, एडेप्टेशन बोलते हैं मेरे भाई, एडेप्टेशन कहते हैं। तो यहाँ तक ठीक है, क्या कहते हैं उसे, अनुकूलन कहते हैं, एडेप्टेशन कहते हैं। और जब एडेप्टेशन होगा तो यहाँ पे एक पॉइंट और लिखना है कि शरीर में जो भी क्रिया होगा, शरीर में होने वाली सभी क्रियाएं तो शरीर में होने वाली सभी क्रियाएं उनके वास स्थानों के अनुकूलित। तो शरीर में जितने भी क्या होंगे कि भाई, जितने भी क्रियाएं होंगे वो उनके वास स्थानों के अनुकूलित होंगे, यानी कि जिस वास स्थान पे रहते हैं उसके अनुकूलित मतलब उसके अनुसार होंगे। तो यहाँ तक ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक ठीक है। अब अनुकूलन में भी कई प्रकार आ जाते हैं, इसमें भी कई प्रकार आ जाते हैं, जैसे कि क्या आ जाता है आपका, स्थलीय अनुकूलन आ जाता है, मरुस्थलीय अनुकूलन आ जाता है, और पर्वतीय अनुकूलन आ जाता है, जो लोग पर्वत पे रहते हैं उनके लिए, और क्या आ जाता है हमारा, वायवीय अनुकूलन आ जाता है। तो ऐसे बहुत सारे अनुकूलन आते हैं जिनको कि हम लोग पढ़ने वाले हैं शॉर्ट में, यानी कि उसका दो जो क्या है कि डिफरेंस देखेंगे हम लोग, वो आपको खुद से पढ़ना है, क्योंकि उसमें ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, थोड़ा सा बस पढ़ लेना है, दोनों को अंतर ध्यान में रख लेना है। क्योंकि मुझे ये चीज़ लगता है कि भाई ये चीज़ तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है कि डॉल्फिन और मछली के अनुकूलन को स्पष्ट करें या फिर में अंतर बताएं, मछली या फिर ये डॉल्फिन या फिर व्हेल के अनुकूलन में अंतर बताएं। तो ऐसा कभी कभी आ सकता है, या हालांकि कम ही चांसेस है, इसलिए मैं तुम्हें खुद से पढ़ने को बोल रहा हूँ। अगर वैसा कुछ इंपॉर्टेंट होता बहुत ज़्यादा तो क्या करता, मैं तुम्हें पढ़ा देता, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे भाई, इसलिए मैं तुम्हें खुद से पढ़ने को ये बोल रहा हूँ। तो इसमें पहला जो आता है मेरे भाई, पहला जो आ जाता है इसमें क्या आ जाता है, स्थलीय अनुकूलन। स्थलीय अब स्थलीय अनुकूलन क्या है मेरे दोस्त, स्थलीय अनुकूलन क्या है, यानी कि स्थलीय मतलब स्थल, तो जितने भी जीव जमीन पे रहते हैं तो उनके शरीर में जितने भी जीव जमीन पे रहते हैं तो उनके शरीर में कुछ ऐसे विशिष्ट गुण पाए जाते हैं जिनसे कि वो जमीन पे क्या कर पाते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं। तो वही विशिष्ट गुण क्या कहलाते हैं, कि स्थलीय अनुकूलन कहलाते हैं।
ताकि अनुकूलन मतलब वो उसे कुछ ऐसा विशिष्ट गुण मिला जिसके वजह से वो क्या कर सकता है कि धरती पे भाई सर्वाइव कर सकता है। तो वही जो विशिष्ट गुण है जिसके कारण वो धरती पे सर्वाइव कर रहा है, उसी को क्या कहेंगे भाई? स्थलीय अनुकूलन कहेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि जमीन यानी कि स्थल, जमीन पर रहने वाले जमीन पर रहने वाले जीवों ये शरीर के ऐसे जमीन पर रहने वाले जीवों के शरीर के ऐसे विशेष गुण जो उन्हें अपने अरे भाई साहब, जो उन्हें अपने वास स्थानों में रहने में सहायता प्रदान करते हैं। जो उन्हें अपने वास स्थानों में रहने में सहायता प्रदान करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्थलीय अनुकूलन। स्थलीय अनुकूलन यानी कि टेरेस्ट्रियल, TERR, टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन। क्या कहलाते हैं? टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन कहलाते हैं। जमीन या स्थल पर रहने वाले जीवों के शरीर में ऐसे विशेष गुण जो उन्हें अपने वास स्थानों में रहने में सहायता प्रदान करते हैं स्थलीय अनुकूलन कहलाते हैं। स्थलीय अनुकूलन कहलाते हैं। तो यहाँ तक हमारा ये स्थलीय अनुकूलन खत्म होता है। अब हम लोग बात करेंगे मरुस्थलीय अनुकूलन के बारे में। मरुस्थलीय अनुकूलन के बारे में यहाँ तक भाई नोट करो। हो गया है। अब यहाँ पे बात करते हैं भाई मरुस्थलीय अनुकूलन के बारे में। तो मरुस्थलीय अनुकूलन क्या है?
मरुस्थलीय अनुकूलन क्या है? यानी कि मरुस्थल में भी बहुत सारे जीव पाए जाते हैं, बहुत सारी वनस्पतियां पाई जाती है, ठीक है। मरुस्थल में भी क्या होता है कि बहुत सारे जीव पाए जाते हैं और बहुत सारे वनस्पतियां पाई जाती है। तो वहाँ पे जीव कैसे पाया जाएगा, वहाँ तो पानी नहीं है। तो मैंने अभी क्या बताया कि कुछ जीव भाई ऐसे भी बनाए हैं भगवान ने, जो कि उनके अपने वास स्थान के अनुसार उनको क्या किया है, उनको ऐसे विशिष्ट गुण प्रदान किए हैं जो कि भाई वो अपने वास स्थान में सर्वाइव कर सके। तो उसके लिए कुछ अलग अनुकूलन दिए गए हैं। तो वहाँ जो जीव पाया जाता है वो चूहा पाया जाता है, कुछ ऐसे विशेष चूहे हैं जो कि वहाँ पे सर्वाइव कर जाते हैं, कुछ सर्प पाया जाता है, कुछ केकड़ा पाया जाता है, और भाई ऐसे कुछ कुछ छोटे छोटे जीव पाए जाते हैं जो कि आराम से क्या होते हैं कि डेजर्ट में यानी कि मरुस्थल में सर्वाइव कर जाते हैं। कुछ वनस्पतियां पाई जाती है। तो सबसे फेमस वनस्पति जो है भाई वो क्या है हमारे सामने, नागफनी, यानी कि जिसे कैक्टस बोलते हैं हम लोग। यू यूफोर्बिया करके एक प्लांट आता है भाई, वो भी हमारे सामने क्या होता है कि उसे देखा जाता है कि वो भी कहाँ पे पाया जाता है, तो डेजर्ट में पाया जाता है। और एक आता है ऑर्जेमैन, ऑर्जेमैन मोन, ऑर्जेमोन करके एक क्या आता है, एक प्लांट आता है, वो भी क्या होता है कि डेजर्ट में ही पाया जाता है। और एक आता है अकेशिया, अकेशिया करके भी ये प्लांट आता है, तो ये भी डेजर्ट में उगते हैं। यानी कि इनके पास ये टेंडेंसी है कि ये जो है कि सर्वाइव कर सकते हैं डेजर्ट में, क्योंकि भगवान ने इनके अंदर ऐसे विशिष्ट गुण डाला है, इनके वास स्थान जैसे हैं उस प्रकार से इसको अनुकूलित किया गया है। तो मरुस्थल में कुछ ऐसे जीव पाए जाते हैं, कुछ ऐसे जंतु पाए जाते हैं जो कि अपने वास स्थानों में सर्वाइव कर सकते हैं। तो यही विशेष गुण क्या कहलाते हैं भाई, मरुस्थलीय अनुकूलन कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे मरुस्थल में पाए जाने वाले जीव व वनस्पतियों। तो मरुस्थल में पाए जाने वाले जीव व वनस्पतियों में पाए जाने वाले अनुकूलन, व वनस्पतियों में पाए जाने वाले अनुकूलन अनुकूलन ही क्या कहलाते हैं, मरुस्थलीय मरुस्थलीय अनुकूलन भैया क्या कहते हैं, कहलाते हैं। क्या होते हैं, मरुस्थलीय अनुकूलन कहलाते हैं। अब भाई अगर मैं जीव की बात करूं यहाँ पे, तो भाई यहाँ पे जीव कौन कौन सा हो गया, चूहा, ठीक है, सर्प, ठीक है, केकड़ा, ठीक है, आदि ऐसे बहुत सारे आपको क्या हो जाएंगे देखने को यहाँ पे जीव मिल जाएंगे। अब भाई अगर मैं यहाँ पे वनस्पतियों की बात करूँ तो यहाँ पे कौन कौन से वनस्पति, सबसे पहले भैया नागफनी फेवरेट है, कैक्टस सभी को जीव पे रहता है कि भाई कोई भी एक डेजर्ट में पानी वाले पौधे का नाम बताओ तो वो सभी क्या बताते हैं, नागफनी बताते हैं। दूसरा मैंने आपको क्या बताया, यूफोर्बिया, यूफोर्बिया। दूसरा क्या है, यूफोर्बिया। तीसरा है ऑर्जेमेन, ऑर्जेमेन, मेन नहीं मोन, ऑर्जेमोन, ऑर्जेमोन। तीसरा क्या है, ऑर्जेमोन। और चौथा जो है वो है एक्सिया, अकेशिया, अकेशिया। तो भाई ये चार जो ऐसे पौधे थे जो कि हम लोग कहाँ पे देखते हैं, मरुस्थल में देखते हैं, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया मरुस्थलीय पौधे, और मरुस्थलीय अनुकूलन इनके अंदर पाया जाता है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं।
अब यहाँ पे मरुस्थल में कुछ ऐसे ऐसे जीव भी पाए जाते हैं जो क्या करते हैं कि रात को बिल से बाहर निकलते हैं अपने, क्यों, तो भोजन की तलाश में। तो जब रात को अपने बिल से बाहर निकलते हैं भोजन की तलाश में, तो जो जीव रात को बिल से बाहर निकलते हैं उसे क्या कहा जाता है, रात्रिचर जीव कहा जाता है, यानी कि नॉकटर्नल जीव कहा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि जो जीव रात को बाहर निकलते हैं, रात में बाहर निकलने वाले जीव, निकलने वाले जीव, रात में बाहर निकलने वाले जीव को भैया क्या कहा जाता है, तो रात्रिचर कहा जाता है, रात्रिचर। रात्रिचर कहा जाता है, इसे इंग्लिश में नॉकटर्नल कहा जाता है, नॉकटर्नल कहा जाता है। तो भैया इसे क्या कहा जाता है इंग्लिश में, नॉकटर्नल कहा जाता है। जो जीव रात को बाहर निकलते हैं उसे रात्रिचर कहा जाता है, इंग्लिश में उसी को क्या कहते हैं, नॉकटर्नल कहते हैं। और एक चीज और बेसिक, बहुत बेसिक सवाल है कि भाई मरुस्थल का जहाज किसे कहा जाता है, तो मरुस्थल का जहाज किसे कहा जाता है, मरुस्थल का जहाज किसे कहा जाता है, फटाफट कमेंट में पिन करो भाई, कमेंट करो भाई कि क्या किसे कहा जाता है, मरुस्थल का जहाज किसे कहा जाता है, यानी कि शिप ऑफ द डेजर्ट, शिप ऑफ द डेजर्ट, शिप ऑफ द डेजर्ट किसे कहा जाता है भाई, तो इसका आंसर होगा भैया ऊंट। किसके कहा जाता है, ऊंट को, यानी कि कैमल को कहा जाता है। कैमल को क्या कहा जाता है, मरुस्थल का जहाज कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बिना खाए पिए भी 10-20 दिनों तक क्या सामान्य रूप से जीवित रह सकता है, आराम से चल सकता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है कि भाई ये है मरुस्थल का जहाज। कौन है मरुस्थल का जहाज, तो ऊंट है मरुस्थल का जहाज। और जो जीव पाए जाते हैं मरुस्थल में, तो उनके पास अपनी सुरक्षा भी तो भाई जरूरी है। अपनी सुरक्षा, कोई भी जीव हो उसके लिए क्या है, अपना सुरक्षा तो सबसे पहले है। तो जो जीव होते हैं उसको अपनी सुरक्षा के लिए दो चीज मिलते हैं। तो जंतुओं में अपनी सुरक्षा के लिए, यहाँ के जो जंतु होते हैं, तो उन जंतुओं में अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए भाई दो चीज पाया जाता है। पहला जो है वो है विष ग्रंथि, विष ग्रंथि, और भैया दूसरा जो है वो क्या है, वो है दंश। अब भाई दंश क्या होता है, दंश क्या होता है, दंश क्या होता है, तो जंतु जब अपना सुरक्षा उसे जरूरी है तो उसके लिए भगवान ने उसे दो चीज दिया है। एक विष ग्रंथि है जिसे कि इंग्लिश में कहते हैं पॉइजन, पॉइजन ग्लैंड कहते हैं, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, पॉइजन ग्लैंड कहते हैं मेरे भाई। और यहाँ पे दंश को इंग्लिश में स्टिंग कहा जाता है, स्टिंग कहा जाता है, जो कि बिच्छू के पास होता है। तो जंतुओं में अपनी सुरक्षा के लिए विष ग्रंथि और दंश पाए जाते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा मेरे भाई। ये था हमारा, क्या था कि मरुस्थलीय अनुकूलन के बारे में था। तो ये हमारा मरुस्थलीय अनुकूलन के बारे में था। फटाफट आप लोग इसे नोट कीजिए। तो चलो भाई, हो गया यार, इसे मिटा देता हूँ मैं थोड़ा सा।
अब आपने शिप ऑफ डेजर्ट का नाम सुना, जिसे कि रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, वो क्या है? तो भाई वो क्या है? वो है ऊंट। वो क्या है भाई? वो है ऊंट। ठीक है, वो जब ऊंट है, मैं यहीं पे हूँ भाई, तो वो जब ऊंट है तो ऊंट के पीठ पे आपने देखा होगा कि एक बड़ा सा उभार होता है। ऊंट के पीठ पे क्या होता है? एक बड़ा सा उभार होता है। तो उस उभार को क्या कहा जाता है? कि वो जो उभार होता है, वो उभार जो ऊंट के पीठ पे होता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे हम्प कहा जाता है। आप लोगों ने बखूबी ये नाम सुना होगा और हम्प सबसे क्या होंगे? फैमिलियर होंगे। तो हम्प कहा जाता है। ये हम्प क्या होता है? हम्प क्या होता है? ये हम्प वास्तव में होता क्या है? तो भाई हम्प जो है वास्तव में वो क्या होता है? वो संचित वसा होता है। हम्प जो है वास्तव में वो क्या है? वो संचित वसा है। और ये संचित वसा का उपयोग कब होता है? जब भोजन ना मिलता है ऊँट को, भोजन नहीं मिलता है ऊँट को, तो उसका उपयोग ऊर्जा देने के लिए होने लगता है। जैसे हमारे अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि भैया ऊर्जा देने के लिए किसका उपयोग होता है? वसा का। तो उसी प्रकार यहाँ पे भी क्या है कि पीठ के ऊपर जो उभार है उसे क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं भाई? उसे बोलते हैं, पीठ पे जो उभार है उसे हम्प बोलते हैं। और हम्प कुछ नहीं, बस वसा का क्या होता है? एक जमा होता है, संचित वसा होता है। और इस वसा का उपयोग तब होता है जबकि भोजन ना मिले ऊँट को, तो वो उसे क्या करने लगता है? ऊर्जा के रूप में उपयोग में लाने लगता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि ऊँट के पीठ पर ऊँट के पीठ पर एक बड़ा सा उभार होता है जिसे हम HUMP हम्प कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? हम्प कहा जाता है। और ये हम्प जो है मेरे भाई, ये क्या है? ये जो है ये वास्तव में कुछ नहीं, ये क्या है? ये संचित वसा। इसको क्या बोलेंगे भाई? कि ये जो है ये क्या है? ये संचित वसा है। और इस वसा का उपयोग कब होता है? भोजन ना मिलने पर, भोजन ना मिलने पर ऊर्जा के के रूप में इसका क्या होता है? उपयोग होने लगता है। ये जो संचित वसा होता है इसका क्या होने लगता है? उपयोग होने लगता है। तो यहाँ तक मेरे भाई क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है तुम लोगों को? यहाँ तक क्लियर है मेरे भाई? यहाँ तक क्लियर है तो लिखो। अब फिर हमारा आ जाता है यहाँ पे वायवीय अनुकूलन। तो उसे हम लोग अगले पेज से कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक भाई लिख लो। यहाँ तक क्या करो भाई? लिख लो।
तो यहाँ पे अब लगाओ भैया हेडिंग वायवीय अनुकूलन। वायवीय अनुकूलन। अब ये वायवीय अनुकूलन क्या है? आपने देखा होगा कि जो क्या है, जो जीव हवा में उड़ते हैं, जैसे कि भाई पक्षी हो गया, तो ये सभी क्या करते हैं, हवा में रहने वाले जीव हैं, जो कि कुछ कीड़े हो गए, पक्षी हो गए, चमगादड़ वगैरह, ये सभी क्या है कि भाई हवा में रहने वाले जीव हैं। लेकिन हवा में रहने के बाद ये जब थक जाते हैं तो कहाँ पे आते हैं, फिर जमीन पे आते हैं, सतह पे आते हैं अपना भोजन खाने के लिए, या फिर किसी पेड़ के डाल पे आ जाते हैं। तो वह अनुकूलन इसमें क्या है, वैसा अनुकूलन है जो कि इन्हें हवा में रहने में क्या करता है, मदद करता है। तो ऐसे जीवों में पाए जाने वाले जो अनुकूलन होते हैं वो क्या कहते हैं, कहलाते हैं वायवीय अनुकूलन कहलाता है। यानी कि वह अनुकूलन जो कि जीवों को हवा में रखने में मदद करता है, तो इस अनुकूलन को क्या कहा जाता है, वायवीय अनुकूलन कहा जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे वह अनुकूलन जो जीवों को हवा में रहने में मदद करता है। वह अनुकूलन जो जीवों को हवा में रहने में मदद करता है, ऐसे जीवों में पाए जाने वाले अनुकूलन, पाए जाने वाले अनुकूलन को भैया वायवीय अनुकूलन कहते हैं। वायवीय क्या कहते हैं भैया, वायवीय अनुकूलन कहते हैं, वायवीय अनुकूलन कहते हैं। तो ऐसे जीवों में पाए जाने वाले अनुकूलन को क्या कहते हैं, वायवीय अनुकूलन कहते हैं। अब जो जीव हवा में उड़ते हैं, जो कीट हवा में उड़ते हैं, या फिर जो भी ऐसे पक्षी वगैरह हैं जो हवा में उड़ते भाई, तो यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं हम लोग जीवों की। तो वो कौन कौन से जीव हो सकता है मेरे भाई, जैसे कि कोई पक्षी हो गया जो हवा में उड़ रहा है, कोई कीट हो गया जो हवा में उड़ रहा है, या फिर चमगादड़ हो गया जो कि हवा में उड़ रहा है। तो ऐसे बहुत सारे भैया तो कीट, पक्षी, चमगादड़, ऐसे बहुत सारे क्या है एग्जाम्पल आपको वायवीय अनुकूलन में देखने को क्या होंगे, मिलेंगे। तो ये सभी जो हवा में उड़ते हैं, तो भाई इसे क्या होता है कि सामान्य ऊर्जा से ज़्यादा ऊर्जा चाहिए। जब ये उड़ान भर रहे होते हैं तो जो इसकी ऊर्जा लेवल है इस शरीर की, तो इससे क्या होता है कि अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि हवा में उड़ने के लिए वैसे भी भाई एक बात सोचो कि हवा में कौन लोग उड़ता है, जो कोई सामान्य लोग नहीं उड़ता, जिसके पास ज़्यादा ताकत है, जिसके पास ज़्यादा पैसा है, जिसके पास ज़्यादा पहुँच है, तो वही सभी लोग क्या होता है हवा में उड़ता है। यानी कि हमेशा याद रखना, हवा में वही लोग उड़ेगा या फिर वही पक्षी भी उड़ेगा जिसके पास ज़्यादा है, यानी कि उसके लिए ज़्यादा लगेगा हमेशा, या तो ज़्यादा पैसा हो जाए, या फिर ज़्यादा शक्ति हो जाए, या फिर ज़्यादा क्या हो जाए, ऊर्जा हो जाए। तो हवा में उड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता तो भैया हवा में उड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की क्या होती है,
आवश्यकता होती है। तो जब अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो सबसे पहले भाई कि ये समझो कि ऊर्जा हमें मिलता कहाँ से है, ये मैंने 2-4 सेशन में बता दिया है कि ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होता है। भोजन से प्राप्त ऊर्जा जो होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है भाई? भोजन से प्राप्त होता है, भोजन से प्राप्त होता है। एक और बात मैं इसमें ऐड कर दूं कि भोजन के ऑक्सीकरण, क्योंकि ये सभी ऑक्सीकरण के बारे में भी हमने क्या किया है, पढ़ लिया है। तो भोजन के ऑक्सीकरण से प्राप्त, भोजन के ऑक्सीकरण से प्राप्त। अब भैया भोजन के ऑक्सीकरण से प्राप्त, ठीक है, तो ऑक्सीकरण जब होगा भोजन का तो उसके लिए किस चीज की आवश्यकता होगी? तो उसके लिए ऑक्सीकरण हो रहा है तो भैया ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की आवश्यकता। तो ऑक्सीकरण के लिए किस चीज की आवश्यकता होगी? ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। तो जब अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी तो इसके लिए तो भगवान ने कुछ अलग फीचर दिया होगा, ये तो फोन है नहीं, तो इसके लिए कुछ विशेष बनाया होगा भगवान ने भैया। किसमें? पक्षियों में, कीड़ों में या फिर चमगादड़ों में, कुछ अलग तो बनाया होगा। तो जब ऑक्सीजन की अधिक आवश्यकता होती है तो भगवान ने पक्षियों के लिए क्या किया कि शरीर में वायु से भरी कई थैलियां दे दी। शरीर में वायु से भरी क्या दे दी? कई थैलियां दे दी, जो कि वायु कोश कहलाती है, जिसे कि एयर सैक्स कहा जाता है इंग्लिश में। तो कुछ अलग से थैलियां दी गई, कुछ वायु कोश से भरी अलग से थैलियां भगवान ने दे दी पक्षियों में, ठीक है। तो ये जो वायु कोश है ये अतिरिक्त फेफड़े की तरह कार्य करते हैं। तो इसे हम लोग अगले पेज में लिखेंगे भाई, यहाँ तक नोट करो तुम। ठीक है, यहाँ तक भाई नोट करो, इसे हम लोग अगले पेज में लिखने वाले हैं। तो भाई चलो हो गया होगा यार, इसे मिटा देता हूँ मैं, ठीक है। तो इसे मैं क्या करता हूँ, मिटा देता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि अधिक ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए अधिक ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए पक्षी के शरीर में वायु से भरी कई थैलियां होती हैं, के लिए पक्षी के शरीर में वायु से भरी कई थैलियां होती है, वायु से भरी कई थैलियां होती है, थैलियां होती
हैं, कई थैलियां होती हैं जिन्हें की क्या कहा जाता है भाई, जिन्हें वायु कोश कहा जाता है। जो क्या कहलाती है, जो वायु कोश कहलाती है, जिन्हें वायु कोश कहा जाता है, जो वायु कोश, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है इंग्लिश में, AIRSACS, एयर, इसे क्या कहा जाता है, एयर सैक्स कहा जाता है, जो वायुकोश, जो वायुकोश कहलाती हैं, कहलाती हैं, ठीक है, ठीक है। और ये वायुकोश जो है मेरे भाई, वो अतिरिक्त फेफड़े की तरह क्या करता है, कार्य करता है। ये वायुकोश जो है ये क्या करता है, ये अतिरिक्त फेफड़े की तरह कार्य करता है, अतिरिक्त फेफड़े की तरह अतिरिक्त फेफड़े की तरह क्या करता है भाई, कार्य करता है। अतिरिक्त फेफड़े की तरह क्या करता है, कार्य करता है। तो ये सभी था हमारा कुछ अनुकूलन। और भाई कुछ अनुकूलन बच जाता है हमारा, जो कि पर्वतीय अनुकूलन और जलीय अनुकूलन। तो इसे हम लोग भाई अगले लेक्चर में करेंगे। मैंने आज सोचा था टॉपिक खत्म कर दूंगा, लेकिन आज इतना ही हम लोग देख पाते हैं। कल अगले लेक्चर जब जो भी होगा हमारा, अगले लेक्चर में हम लोग इसे क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। और बहुत ही जल्द ये चैप्टर, यानी कि एक लेक्चर इसी लेक्चर में खत्म हो सकता था ये, लेकिन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, क्योंकि जलीय अनुकूलन थोड़ा बड़ा हो जाता है और ये पर्वतीय अनुकूलन जो है वो छोटा सा ही है। तो जलीय अनुकूलन को सिर्फ शुरू करें, और चैप्टर कम से कम 30-35 मिनट का हो जाना चाहिए एक वीडियो। तो इसलिए मैं सोचा हूँ कि पर्वतीय और जलीय अनुकूलन एक ही साथ करेंगे। पर्वतीय में कुछ नहीं है, जैसे कि मैंने आपको पढ़ा दिया था स्थलीय अनुकूलन, उसी प्रकार क्या है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पर्वतीय अनुकूलन। बहुत छोटा सा, इतना सा ही में ही पर आपका जो है पर्वतीय अनुकूलन खत्म हो जाएगा। तो जलीय अनुकूलन थोड़ा बड़ा है, उसमें समझने वाली बातें हैं, तो हम लोग समझ के करेंगे। और जब बहुत ही जल्दी ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, एक लेक्चर, और वो एक लेक्चर आपको जल्द ही मिल जाएंगे मेरी तरफ से। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको बता दीजिए इनॉक्स एकेडमी के बारे में, और आपके जितने भी रिलेटिव्स हैं जो भी क्लास 6 पढ़ रहे हैं, क्लास 9 पढ़ रहे हैं, आप उनको बता सकते हैं, अपने स्कूल में अपने दोस्तों को बता सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाली जितने भी भैया वीडियोस हैं आपको आराम से मिलते रहे। और वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कौन सा पार्ट्स आपको समझ में नहीं आया ये भी कमेंट कीजिएगा, और सब कुछ समझ में आ गया है तो भाई लिख देना है कि भैया क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हें सारा चीज़ समझ में आ गया है। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए सी यू सुपर सून बच्चों, लव यू, बाय बाय।